बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, जिनके पास इस वक्त भी दो सरकारी ओहदे हैं। एक सरकारी ओहदा जो आप सब जानते हैं वो है चेयरमैन नैब का, दूसरा एक ओहदा और है वो है गुमशुदा अफराद या लापता अफराद कमीशन के सरबराह का ओहदा। तो दो ओहदे रखने वाली सरकार जो है वो आज एक तकरीब में ख़िताब कर रही थी और आज उनका जो रूए सुखन था, जो कहते हैं टारगेट था, जिधर वो बमबारी कर रहे थे, वो थी नाम तो नहीं उन्होंने लिया लेकिन हुकूमत के कुछ अफराद लग रहे थे, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस वक्त खुले बंदों भी और बंद कमरों में जो इजलास होते हैं वो वज़ीर आज़म साहब को, उनके जो सीनियर तरीन वज़ीर हैं, सीनियर तरीन वज़ीर मैं जुमलातन बोल रहा हूँ, यानी उनकी काबीना के सीनियर अरकान जो हैं, जो पुराने हैं, असद उमर टाइप के जो लोग हैं, परवेज़ खटक टाइप के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि जी वो बंदा तो भैड़ा है। साबिक सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी, बंदा तो वो जिस तरह का है, PTI वाले जब उनका जिक्र करते हैं तो पता नहीं उनको क्या क्या कहते हैं। बहरहाल आसिफ अली जरदारी को वैसे भी पाकिस्तान में जो है वो गाली देना एक रिवाज है और हर सतह पे उनको गाली दी जाती है, लेकिन आसिफ अली जरदारी के मामला जो हैं वो आने वाला वक्त बताएगा कि उन्होंने 18वीं तरमीम के ज़िमन में पाकिस्तान की कितनी बड़ी खिदमत की और पाकिस्तान खपे का नारा लगा के जब पाकिस्तान एक वर्ज पे खड़ा था तो कितनी बड़ी खिदमत की। बहरहाल ये तारीख़ का फ़ैसला होना है, अभी तो तारीख़ जब फ़ैसला सुनाएगी तो तब की बात है। तो वो असद उमर टाइप के, फवाद चौधरी टाइप के, परवेज़ खटक जो टाइप के जो पॉलिटिशियन है, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो क्या ठीक गए थे असम्बली में खड़े होकर, या नैब चला लें या मुल्क चला लें, इकॉनमी चला लें। तो फिर इस तरह की बातें हुई। एक कोर्ट भी हुआ कि असद उमर साहब ने कहा कि जी के दो बातें उन्होंने की, एक सरमायाकारी जो है वो रुक जाती है नैब के खौफ से, और दूसरी उन्होंने बात कही थी कि हमने वैक्सीनेशन या वैक्सीन जो है वो नहीं मंगवाई या ऑर्डर नहीं किया इसलिए कि लोगों को डर है कि कहीं नैब ना पकड़ ले। ब्यूरोक्रेसी सहम के बैठी हुई है, बार बार इसका जिक्र मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर होता है, और ये जो रिंग रोड आखिरी जो मंसूबा था जिसके ऊपर ये हुकूमत काम कर रही थी, पिछली हुकूमतों के जो ब्यूरोक्रेट थे जो उन्होंने प्रोजेक्ट किए, साफ़ पानी हो, कोई दीगर कई मामलात हैं, आशियाना और कई बेहिसाब किस्म के प्रोजेक्ट थे, उनके ऊपर तो फिर वो जेलें काटी उन्होंने। तो ये आखिरी वो कैप्टन महमूद साहब हैं जो कमिश्नर थे पिंडी के, वो कहते हैं कि अब मेरे बात कौन करेगा। एक निजी सतह पे उन्होंने एक अपने किसी दोस्त से वाली बात की कि ब्यूरोक्रेसी तो सहम के बैठ गई है यार, तो एक मंसूबा जो अभी अवार्ड भी नहीं हुआ उसके ऊपर शोर पड़ गया। तो बहरहाल ये नैब का उसमें अमल दखल कितना है कितना नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करने से कतराती है, इसलिए कि क्यों हवालात में जाएं और मतलब ये कि अपने आल को हम जो है वो टेंशन दें, जलील भी हों। तो बेहतर नहीं है कि अशी करें, सराहने थले बाहर आके सोइए और काम भी कोई ना करना पड़े। तो ये ख़बरें चेयरमैन नैब तक पहुंच रही थी। तो आज चेयरमैन नैब साहब ने, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने एक तकरीब में ख़िताब करते हुए बड़ी बातें की। उन्होंने कि जी कि सरमाया हमारी तरफ से, हमारे इक़दामात की वजह से सरमायाकारी बढ़ रही है, और किसी एक बंदे को ज़रा बुला के पूछें कि किसी सरमायादार को कि हमारी तरफ, हमारी वजह से वो भागा है, एक तवील उन्होंने ख़िताब किया है। और ये कि जी के अगर डबल शाह को हम ना पकड़ते तो आज पाकिस्तान की गली गली में डबल शाह होते। वो कौन सा इदारा है पाकिस्तान का जिसने 533 अरब रुपए जो हैं वो आपके मतलब जमा करवाए हो कौमी ख़जाने में। अब ये भी एक वैसे लतीफ़ा ही है कि ये सिर्फ दावे ही हैं नैब के कि जी के 714 1999 से लेके अब तक नैब 714 अरब रुपए, यानी कि 7 खरब 14 अरब रुपए जो हैं वो कौमी ख़जाने में जमा करा चुका है। इसका काउंटर चेक कहीं से नहीं होता, ना गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से आता है, ना स्टेट बैंक, मतलब इसका काउंटर चेक है ही कोई नहीं। मतलब दावा है, हवा में कर दें, उसके ये नहीं होता ना कि आप कोई सर्टिफाइड कोई रसीद दिखा दें, स्टेट बैंक की कोई दिखा दें, कोई अकाउंट्स की तफसील दिखा दें, कोई नहीं, नथिंग। और फिर वो कहते हैं कि जी 487 अरब रुपये पिछले 3 साल में। एक ख़बर ये भी है कि 487.5 अरब रुपए, ये हमने बिलियन रुपए जो हैं, यानी कि ये 4 खरब 87 अरब 50 करोड़, ये इतनी बनती है रकम। तो रकम तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये जा कहाँ रही है, आ रही है या सिर्फ कागजी कार्रवाई है,
ये कोई पता नहीं है, इसको काउंटर चेक करने का कोई बंदोबस्त नहीं पाकिस्तान में। तो आपकी मर्जी है, आप कहें कि जी 400 खरब रुपया हमने जमा करवा दिया तो क्या फ़र्क पड़ता। तो बहरहाल ये इस तरह की वो बातें कर रहे थे। तो आज कान खड़े हुए चेयरमैन नैब की ये गुफ्तगू सुन के कि शायद कुछ होने वाला है, शायद मतलब वो बड़े तंग हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको आज के ख़िताब के पस मंज़र में मैंने ये जो इनका एक इंटरव्यू था जावेद चोई साहब को इन्होंने दिया था 14 मई 2019 को। 14 मई 2019 को इन्होंने जावेद चोई साहब मारूफ कॉलम निगार हैं, उनसे ज़ीरो पॉइंट के नाम से वो लिखते हैं। उन्होंने इस मुलाकात का अहवाल अपने कॉलम में 16 मई 2019 और फिर 17 मई 2019 को शाया कर दिया। उसके चंद इक़्तबासात मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि जी इस इंटरव्यू में कि 3 बेटियां हैं मेरी और तीनों अपने घर हैं और बीवी है एक बीमार है, लेकिन मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, तो मेरा कुछ स्टेक पे नहीं लगा हुआ। मुझे उन्होंने कहा कि जी दबाव आता है आपके ऊपर, आता है। मुझे जनाब 5 अरब रुपए की पेशकश हुई थी कि आप 5 अरब रुपये, यानी पेशकश इस तरह से हुई थी कि एजेंसियों ने कॉल जो थी वो डिटेक्ट की थी कि एक साहब कह रहे हैं कि इसको 5 अरब रुपये दे दो, वो कहता है वो पैसे नहीं लेता। उन्होंने कहा कि उसको डराओ, तो उन्होंने कहा वो डरता भी नहीं है। तो इस तरह करके वो कहते हैं कि जी कि मुझ पर थ्रेट्स हैं। थ्रेट क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि जी कि मैं हुकूमत के भी मैंने इंक्वायरी करनी होती है, वज़रा शुज़रा की भी, और हर तरह के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, सिक्योरिटी ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, हर तरह की मैंने इंक्वायरी करनी होती है। तो इसलिए मैं हर वक्त जो है वो थ्रेट में रहता हूँ या मैं ख़तरे में रहता हूँ। तो उनसे उन्होंने पूछा कि जी कि आप मतलब कोई एहतियात करते हैं? उन्होंने कहा जी मेरे सारे रिश्तेदार के एहतियात करें तो मेरा अपना ज़ाती घर जो है वो बैरिया टाउन में, माशाल्लाह बैरिया टाउन में उनका घर है, और मलक रियाज के वो फ़ैन है। वो आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कि इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मैं उनका फ़ैन भी हूँ। और बहरहाल वो कहते हैं कि लेकिन मिनिस्टर कॉलोनी में मुझे हुकूमत ने एक मकान दे दिया, बंगला नंबर 29 तो वहाँ की खिड़की तोड़ के वो गैर महफूज इतना था, एहतियात से ज़्यादा जो गैर एहतियाती है वो ख़तरे के लिए, या गैर अदम एहतियात जिसको कहते हैं, उससे ज़्यादा ख़तरा एहतियात से मुझे हो गया। और मैं मिनिस्टर कॉलोनी से मेरे घर की ग्रिल तोड़ के फाइलें कुछ चोरी करके ले गया। तो उन्होंने पूछा कि जी कि कौन हो सकते हैं? तो हंस के बोले कि क्या मैं बताऊँ कौन हो सकते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। फिर जवाब आया कि जी कि आपके बारे में सुना है कि आप सिर्फ जो हैं मतलब एक तरफ के लोगों की पकड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखें कि ये इमरान खान का ये चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट वाले चाहते हैं कि इमरान खान, उन्होंने कहा नहीं आपके ख़िलाफ़ क्यों है? उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ उनका इशारा था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, 2018 में आ चुके थे कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर रेफरेंस बंद हो जाए। ओके, फिर ये चाहते हैं कि बाबर अवान, अलीम ख़ान और फ़रदौस आशिक अवान, इनकी जो इंक्वायरियाँ चल रही हैं ये बंद हो जाएं। मालम जब्बा केस में वो कहते हैं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और आपको आइंदा चंद दिनों में परवेज़ खटक जो है वो हवालात में नज़र आएगा आपको। और क्या कहते हैं कि जी के वो कहते हैं कि जी कि सिर्फ देखें कि पंजाब में 30 साल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लेकिन हम बाकी सूबों में भी देख रहे हैं मामलात। सनाउल्लाह ज़हरी, अब्दुल मालिक, नवाब असलम रईसानी, ये जो CM थे बलूचिस्तान के, इनको भी हम इंक्वायर कर रहे हैं। इनके असलम रईसानी साहब के को हमने बुलाया और उनको बताया कि जी कि आपने को पास 99 करोड़ रुपए की ग्रांट थी, वो ग्रांट किधर गई? तो उन्होंने कहा कि वो ग्रांट थी तो लग गई। उन्होंने कहा कि नहीं, वो कोई 49 करोड़ आपके भाई के बैंक में चले गए थे, तो पहला चेक वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था, तो ये किस मद में हुआ? तो या तो पैसे वापस करें या हिसाब दें। तो उन्होंने कहा कि मैं सरदार हूँ। मैंने कहा जी सरदार हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने कबीले के आप हों, तो आप हमें पैसे दें। उन्होंने कहा 3 महीने की मोहलत दें। उन्होंने कहा जी मोहलत दे दी है, ना देंगे तो आपको वो जेल में नज़र आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है वक्ती तौर पर, क्या परवेज़ खटक साहब जेल में गए? नहीं गए। जो हैं क्या नाम है उनका, बाबर अवान साहब, नंदीपुर में क्लीन चिट मिली उनको। अलीम खान साहब वज़ीर हैं। फ़रदौस आशिक अवान साहिबा के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी शुरू नहीं हुई, अगर हुई थी तो पता नहीं कहाँ पे है। वो इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला की स्पोक्स पर्सन है। अच्छा, फिर उसके अलावा आप आ जाएँ
परवेज़ खटक साहब, मैंने वो बता दिया आपको, जेल में नहीं गए। असलम रईसानी साहब क्या जेल में गए? क्या उन्होंने पैसे दे दिए? ये एक का तो हमें पता है कि वो जेल नहीं गए, पैसे उन्होंने दिए या नहीं दिए ये इनको बताना चाहिए। बहरहाल फिर उसके बाद बड़ी लंबी तफसील है। इन्होंने कहा कि जी के आसिफ अली जरदारी भी जेल में होगा, फरियाल तारपुर भी जेल में होगी, चूँकि ज़मानतें उन्होंने ले ली हुई हैं अपना अदालत ने, अदरवाइज़ वो अगर जब ही कैंसिल होगी जेल में होंगी। अब वो अभी तक खैर ज़मानत पर हैं। और फिर उसके अलावा उन्होंने कहा जावेद चोई साहब ने कि जी कि आपकी कुल्हाड़ी सिर्फ सियासतदानों पर चलती है, तो वो तड़प के बोले कि नहीं, मैंने रॉयल पाम केस वाला जो है रेफरेंस वो 2018 में जो है ये जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी साहब जो साबिक DGIA से भी रहे थे, रेलवे के मिनिस्टर भी रहे थे, उनके ख़िलाफ़ मैंने वो दायर किया था। अब उस केस का अंजाम क्या हुआ, वो केस कहाँ पे खड़ा है, अभी तक इसका बारे में हमें नहीं पता। बहरहाल वो कोई है नहीं। फिर कहते हैं कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी करप्शन थी फ़ौजी अफसरों के, तो वो मुझे जनाब मैंने कोई DHSCT में मेरे कोई 43 लाख रुपए फंसे हुए थे, तो वो मुझे देने आ गए। मैंने कहा दौड़ जाओ, मुझे ये रिश्वत देने तुम आ गए हो। या जब था 1385 लोगों की कि तुम लोगों ने पैसे देने हैं, तो तब तक तुम दो नहीं देते, तो फिर उनको पहले दो फिर मुझे बाद में देना। फिर उन्होंने कहा कि जी के सुना कि NRO जो वफाकी वज़रा हैं वो कर रहे हैं, तो क्या नवाज शरीफ फैमिली की तरफ से कोई दरख्वास्त आई है आपको? उन्होंने कहा कि नहीं। सोच के थोड़ी देर कहा कि जी वो शहबाज शरीफ साहब की आई थी कि जी के मैं क्लीन चिट चाहिए, मैं सियासत से रिटायरमेंट ले लेता हूँ, थर्ड मुल्क से यानी थर्ड कंट्री से के ख़जाने से आपके पैसे जमा हो जाएंगे। फिर रिकन्सिलिएशन जो थी साउथ अफ्रीका वाली, उसका उन्होंने हवाला दिया। मैंने कहा कि नहीं जी, ये नहीं हो सकता। पैसे ये रिकन्सिलिएशन का या ट्रुथ कमीशन का फार्मूला जो है वो भी यहीं पर फिर लागू होगा कि आप जुर्म का इकरार करें, पैसे वापस करें और आइंदा की माफ़ी मांगें। ये तो आप कह रहे हैं कि जी के पैसे वापस कर देंगे किसी दूसरे मुल्क से, यानी कि आप जुर्म का इतराफ़ नहीं करेंगे, आप अंडर द टेबल एक डील करना चाहते हैं, ये नहीं होगी। तो फिर वो नहीं हुआ। फिर उन्होंने पूछा नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ऑफ़र थी? उन्होंने कहा जी थी, लेकिन मैं फिर बताऊँगा आपको, अभी नहीं, फिर बताऊँगा। फिर उन्होंने कहा कि जी के मुझे ऑफ़र थी कि जनाब के आप इस्तीफ़ा दे दें और आपको सेनेटर बना देंगे, उसके बाद आपको सदर बना देंगे। पूछा जी कि ये किसने ऑफ़र दी? फिर बताऊँगा। वो बड़ा इसरार किया जावेद चोई साहब ने, तो उन्होंने कहा कि ये पिछला दौर जो था यानी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आखिरी हिस्से में ये वाली ऑफ़र आई थी। फिर उन्होंने कहा कि जी इसके बाद फिर एक ऑफ़र आई थी कि जी के अपना ये कर दें वो कर दें, आपको दुनिया के जहाँ चाहेंगे हम सेट करा देंगे मुल्क में। मैंने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। क्यों? उन्होंने कहा कि जी कि वो क्यों चाहते थे कि आप इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ? वो कहते हैं इसलिए चाहते थे कि नैब का चेयरमैन नहीं होगा, इलेक्शन का वक्त करीब है और इनके दरमियान जो है वो नई अपॉइंटमेंट के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो इत्तफाक नहीं हो सकेगा। चेयरमैन नैब नहीं होगा, नैब जो है वो एक्टिव नहीं होगी, फंक्शनल नहीं होगी, तो केस रुके रहेंगे। तो फिर आप देख लें कि नवाज शरीफ अब जेल में हैं और मैं अभी तक कुर्सी पे बैठा हूँ। वेरी गुड, ये वाली उन्होंने बातें की। और फिर जो थी उनसे कहा गया कि जी कि आप सिर्फ अपोजिशन के लोगों को पकड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जी कि देखें बात ये है कि ये बात गलत है, हम तो हुकूमत के इत्तेहादियों को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर पकड़ेंगे तो 10 मिनट में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और हम ये सिर्फ हुकूमत को बचाने के लिए नहीं पकड़ रहे, हम या नहीं पकड़ रहे, हम सिर्फ इसलिए ये राय दे रहे हैं कि मुल्क बहरान का शिकार हो जाएगा, इसलिए हम जो इत्तेहादी हैं उनको नहीं पकड़ रहे। अब इत्तेहादियों में काफ लीग के सारे केस ख़त्म हो चुके हैं, आपको पता है ना। तो ये 16 और 17 को इंटरव्यू शाया हुआ और बड़ा शोर हंगामा मचा। और फिर उसके बाद 22 तारीख को इस इंटरव्यू के शाया होने के बाद 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन बाद एक वीडियो आ गई जिसमें चेयरमैन नैब जो हैं वो एक ख़ातून के साथ जो हैं वो राज़ो नियाज़ की बातें कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर, फिर मुलाकात भी कर रहे हैं। 2 वीडियोज़ आई, एक मुलाकात की थी और एक ऑडियो टेप थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। वो वीडियो तो मैंने देखी है जिसमें वो ख़ातून ने ही वो बनाई थी, वो खैर वो आई, लेकिन चेयरमैन नैब साहब जो हैं वो अपने ओहदे पर तो रहे। हालांकि ये पाकिस्तान में अगर किसी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ आई होती इस तरह की वीडियो, तो उसका पॉलिटिशियन, मैं बड़े लेवल का नहीं कह रहा, मैं छोटे लेवल का, यानी एक गैर मारूफ MP MN ने उसके ख़िलाफ़ इस तरह की वीडियो आई होती या उसने कोई इस तरह की कोई हरकत की होती,
तो उसका जीना मुहाल हो जाना था पाकिस्तान में उसको ओहदा छोड़ना पड़ना था, बर्बाद हो जाना था सादा अल्फाज में। लेकिन चेयरमैन नैब जो हैं उनके ना माथे पर बल आया, ना कोई वो एक होता है ना हल्का सा पसीना आता है मत्थे से, त्रेली जिसको हम कहते हैं, वो भी नहीं आई। और पूरी आबोताब के साथ वो चेयरमैन रहे, लेकिन मुतहरक उतरे नहीं थे। वो कहते हैं ना, वो ज़रा जिसको कहते हैं कि मंजर से ज़रा पीछे चले जाना। पहले तो लाइमलाइट में रहते थे ना, जिस तरह ये इंटरव्यू दे रहे थे, उन्हें नहीं छड़ांगा। तो अब सवाल ये है कि जब वो जर्नैलों से लेके सियासतदानों तक हर बंदे को, यानी हुकूमत हो अपोजिशन हो, हर बंदे को वो लताड़े जा रहे थे, तो फिर 4 दिन बाद, जो 5 दिन बाद वीडियो जारी किसने की थी वो वाली, सवाल ये है जिसका जवाब आज तक पाकिस्तान में हमें नहीं मिला। पाकिस्तान में इस तरह के जवाब मिला ही नहीं करते। तो अब आखिर ऐसी क्या वजह है कि चेयरमैन नैब साहब को हुकूमत के ख़िलाफ़ एकदम से होश आया है? ये पाकिस्तान में इस तरह की जो तारें हिलाई जाती हैं ना, ये ख़ुद से नहीं हिलती, या ख़ुद से कोई इस लेवल का काम या इस लेवल का ओहदेदार ख़ुद से कोई काम नहीं करता। कहीं ना कहीं से कोई डोरी हिलती है, कहीं ना कहीं से कोई इशारा होता है। अदरवाइज़ जो है वो ये देखें ना, 22 मई 2019 से 15 जून 2021 तक ये खामोश रहे। क्यों खामोश रहे? अचानक इनको बोलना याद आया। क्यों याद आया? ये बयान जो हैं ये कोई नए नहीं हैं, या हुकूमत का जो है रद्द-ए-अमल जो है नैब के ख़िलाफ़ ये नया नहीं है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नैब को एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा भी कहा। फैसला आया जो ख्वाजा बरदरान साद रफ़ीक और उनके भाई उनकी जो ज़मानत का केस था, उसमें 2 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया कि ये अदारा जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि चेयरमैन नैब का यूँ अचानक से मुतहरक हो जाना, क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कोई मज़ीद पेश ख़ैमा है, या कोई मज़ीद कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो नहीं होने जा रही? ये हुकूमत जो है इसका कोई वो सेम पेज वाली जो वारदातें हैं वो अब सेम पेज वाली नज़र नहीं आ रही। एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक साहब कुछ कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस ब्रीफिंग्स, वज़ीर-ए-आज़म साहब उसके जवाब में प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। और फिर जो इशारे मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि कोई सियासी धड़ेलदा हो रहे हैं उनसे, यानी कि उन्हीं की पार्टी के लोग टूट के उनसे अलहदा हो रहे हैं, और उनको तहफ़्फ़ुज़ भी मिल रहा है। FIA ख़ुद जाती है और कहती है कि जी कि हमें इनकी गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है। सवाल बड़ा सादा है कि चेयरमैन नैब अब जब बोले हैं, कोई इतने अरसे बाद 2019 के बाद अब बोले हैं, तो क्यों बोल रहे हैं? एक वजह यह भी हो सकती है कि कोई वजह ना हो और सिर्फ वजह उनकी ज़ाती हो, और वो हीरो उनको बनने का हमेशा से शौक़ है। मैं जब सुप्रीम कोर्ट की बीट किया करता था तो बड़े धड़ल्ले से ये रिमार्क्स दिया करते थे। प्रोमिनेंट होने का शौक़ होता है ना कुछ लोगों को, इनको प्रोमिनेंट होने का शौक़ है। इनकी तकर्री 8 अक्टूबर 2017 को हुई थी 4 साल के लिए, जो 8 अक्टूबर 2021 को इसी साल, यानी कि जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बाद ये रिटायर्ड हो रहे हैं अपने ओहदे से। तो क्या ये वो चिराग तो नहीं है जो बुझने से पहले ज़्यादा फड़फड़ाता है? ये वो सूरज तो नहीं है जो गुरूब होने से पहले ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है? कि इस तरह की ख्वाहिश तो नहीं है ज़्यादा प्रोमिनेंट होने की कि मैंने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत की, या फिर कोई है जो इन 4 महीनों में कोई बड़ा काम लेना चाह रहा है नैब से? ये सारे सवाल हैं और इनका जवाब पाकिस्तान में वक्त ही दिया करता है, कोई साफ़ी नहीं दिया करता। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।